हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजूबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास 3 को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी की क्लास 1 और 2 अपलोड की जा चुकी हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट की जा चुकी हैं एंड फिजिक्स की क्लास जो है वो हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम ज़रूर शुरू कर देंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे स्टोमक यानी आमाशय के बारे में। आमाशय में आपका कौन सा रस होता है? तो जठर रस होता है। जठर रस में आपका कौन सा होता है? HCl होता है। एंड एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, आपका लाइपेज होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इनके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं एंड इस वीडियो में भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत 6 हमारा था, पहले हम कर चुके थे मुखगुहा के बारे में, ग्रेसिका के बारे में। अब यहाँ पर आ गई हमारी छोटी आंत। तो सबसे बड़ा भाग पाचन नाल का, पाचन नाल का सबसे बड़ा भाग कौन करता है? तो वो आपकी करती है आपकी छोटी आंत होती है। पाचन नाल जो होती है आपकी उसका सबसे बड़ा भाग आपकी छोटी आंत होती है। तो यहाँ पर छोटी आंत आपकी 3 टाइप्स में होती है। एक होता है आपका अग्रनाल, दूसरा होता है आपका मध्यनाल, तीसरा होता है आपका शेषनाल। अग्रनाल जो होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि भोजन के पाचन में मदद कौन करता है? आपकी पूरी छोटी आंत नहीं करती है, बल्कि आपका केवल उसका एक पार्ट करता है जो कि उसका सबसे आगे का भाग होता है, यानी कि अग्रनाल। लेकिन मध्यनाल और शेषनाल जो होती है वो उसी पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद करती है। यानी कि पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद कौन करता है? तो वो आपका मध्यनाल और शेषनाल करते हैं, जिसमें भी मध्यनाल सबसे ज़्यादा करती है। मध्यनाल सबसे ज़्यादा क्यों करती है? क्योंकि इसमें रसांकुर या दीर्घरोम की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अब ये जान लेते हैं कि ये रसांकुर दीर्घरोम हैं क्या। तो इनका जो है तस्वीर भी मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनकी संरचना उंगली नुमा होती है, यानी कि ये इस तरीके के होते हैं, उंगलियों की तरह होते हैं। ये रक्तवाहिनी से प्रचुर होते हैं एंड यहाँ पर ये क्या करते हैं? अपने सतही क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं, यानी कि इस तरीके के हो जाते हैं। सतही क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं सबसे ज़्यादा अवशोषण करने के लिए। इसी कारण से छोटी आंत के आपके मध्य नाल में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, किसका? पचे हुए भोजन का। और रक्तवाहिनी किसे कहते हैं? जिनके अंदर रक्त का प्रवाह होता है उसे रक्तवाहिनी कहते हैं। और भोजन जो होता है रसांकुर में विसरण के जरिए जाता है। यानी कि यहाँ पर अग्रनाल भोजन के पाचन में मदद करता है, मध्यनाल और शेषनाल पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। और सर्वाधिक भोजन जो होता है, अवशोषण जो होता है भोजन का, वो आपका मध्यनाल में होता है। किसके कारण होता है? रसांकुर या दीर्घरोम या इंग्लिश में विलाई के कारण होता है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके विलाई की तस्वीर है और ये इस तरीके के होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके के हैं, ये इस तरीके के हैं। और जब ये जो होते हैं आपका पानी का अवशोषण करते हैं, देन ये अपना सरफेस इस तरीके से बढ़ा लेते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अवशोषण करने लगते हैं। अब आ जाता है हमारा 7th यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में क्या है? बड़ी आंत भी 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है आपका अंडनाल, कैनम, कोलोन यानी बृहदांत, जिसके अंदर आपका जल का अवशोषण हो रहा था, रेक्टम यानी कि मलाशय। ठीक है, इसको भी आप देख लेते हैं कि ये एक अविशेषी अंग होता है। बृहदांत के बारे में जल के अवशोषण में ये मदद करता है। सहजीवी अंतीय जीवाणु ई कोलाई भी, अगर ई कोलाई जीवाणु एक हमारे बड़ी आंत में रहता है तो वो भी हमारा बड़ी आंत के बृहदांत यानी कोलोन में रहता है, जो कि विटामिन के, विटामिन B7 एंड विटामिन 12 के निर्माण में मदद करता है। तो कोई पूछे कि हमारे शरीर में बृहदांत के अंदर, यानी बृहदांत कहाँ है? बड़ी आंत के अंदर बृहदांत में स्थित होता है एक सहजीवी अंतीय जीवाणु जिसका नाम है ई कोलाई। और ई कोलाई का काम क्या है? वो विटामिन के, विटामिन 7 एंड विटामिन 12 के निर्माण में जो है वो मदद कर रहा है। रेक्टम की बात की जाए तो अस्थायी मल को कुछ समय के लिए स्टोर भी करता है, मलाशय में कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। अब एनएस की बात की जाए तो एनएस यानी कि गुदा, ये मल निष्कासित करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके एसेसरी
डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी कि सहायक पाचन अंग, इनके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है और इम्पॉर्टेंट भी आ जाता है आपका यकृत यानी कि आपका लीवर। ठीक है, लीवर के बारे में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या करती है? पित्त रस का निर्माण करती है, बाइल जूस का निर्माण करती है। और जो पित्त रस होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.2 से 7.4 होता है। ये हल्का हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय ये क्यों होता है? क्योंकि आपका पीएच स्केल कहाँ से होता है? 0 से लेकर के आपका 14 तक होता है। 7 से पहले तक की, इधर तक की जो होती है वो आपकी एसिड होता है, और इधर तक की वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी बेस की होती हैं। तो 7.4 यानी 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए हल्का क्षारीय है। और 7 की अगर बात की जाए तो 7 पर तो उदासीन होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। कलर कैसा होता है? आपकी पित्तरस का कलर होता है पीला, हल्का हरा रंग। ठीक है, पीला हरा रंग होता है। और पीला रंग किस कारण होता है पित्तरस का? तो बिलीरुबिन एक रंजक है, रंजक यानी कि आपका डाई होता है, उसके कारण आपका जो पित्तरस है वो पीला रंग का होता है। एंड हरे रंग की बात करी जाए तो वो एक रंजक दूसरा होता है बिलीवर्डिन, उसके कारण हरा रंग होता है। नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। पित्तरस सबसे पहले सहायक हमारा ऑर्गन है हमारा पाचन में यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है एंड वो क्या करती है? आपके पित्तरस का निर्माण करती है। पित्तरस का जो होता है पीएच वैल्यू 7.2 से 7.4 होती है। ये हल्का हल्का क्षारीय होता है। कलर इसका पीला हरा रंग होता है। पीला रंग होता है रंजक के कारण, हरा रंग भी रंजक के कारण होता है, लेकिन पीला रंग जो होता है वो बिलीरुबिन रंजक के कारण होता है, और हरा रंग जो होता है वो बिलीवर्डन रंजक के कारण होता है। जब बिलीरुबिन अधिक हो जाता है तो ये जो कहा जाता है कि जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है। और जब बिलीवर्डिन ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हम काला पीलिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बिलीरुबिन अधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं पीलिया, एंड जब बिलीवर्डिन ज़्यादा हो जाता है तो उसी को तो काला पीलिया कहा जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस यानी कि पित्तरस। पित्तरस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पित्तरस का क्या कार्य होता है? पाचन में मदद करता है। पाचन में हमारी मदद कौन करता है? पित्तरस करता है। गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, और पित्तरस को एकत्रित करता है। पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है? तो वो आपके पित्ताशय में एकत्रित होता है। अगर पूछे कोई बनता कहाँ है तो बनता तो वो आपकी यकृत यानी कि लीवर में है। और लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की बात कर लेते हैं। अग्नाशय क्या है? तो सबसे लंबी तथा मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये अग्नाशयी रस बनाती हैं। ठीक है, और मिश्रित इसको अग्नाशयी रस के कारण ही कहा जा रहा है, क्योंकि अग्नाशयी रस जो होता है कई सारे एंजाइमों का जो होता है वो आपका मिश्रण होता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय सबसे लंबी जो है ग्रंथि है, सबसे लंबी है। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी में और लंबी में फर्क है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि लंबी पूछे तो अग्नाशय, बड़ी पूछे तो आपका लीवर। यहाँ पर भी क्लियर करते चलिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं अग्नाशयी रस में क्या होता है? लाइपेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, अग्नाशय एमाइलेज एंजाइम होता है। ये सारे एंजाइमों का मिश्रण क्या होता है? आपका अग्नाशयी रस होता है। ये तीनों पाचन में मदद करते हैं। पित्तरस पाचन में मदद करता था। कौन बनाता था? यकृत बनाता था। एकत्रित कहाँ पे होता था? तो गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में एकत्रित होता था। अग्नाशय में अग्नाशयी रस रहता है। इन अग्नाशयी रस के अंदर, अग्नाशयी रस को आपको बोलते हैं मिश्रित रस, क्योंकि यहाँ पर आपका कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइमों का मिश्रण होता है। और ये तीनों एंजाइम ही आपके पाचन में मदद करते हैं। बाइल जूस भी आपका पाचन में मदद करता है। अब पाचन की कार्यप्रणाली के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा, स्टोमक यानी कि आमाशय, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत। ठीक है, तो बकल कैविटी के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च वगैरह, चावल में सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चावल में और गेहूं में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर पाचन की, डाइजेशन की बात की जाए तो वो आपका बकल कैविटी यानी मुख गुहा में होता है, स्टोमक में नहीं होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी उसके बाद ये होता है, आपका बकल कैविटी के बाद डायरेक्ट आपकी जाती है आपकी छोटी आंत में।
अब वसा की बात की जाए तो वसा का पाचन आपका बकल कैविटी में, मुख गुहा में नहीं होता है, स्टोमक में भी नहीं होता है, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन आपका स्टोमक में होता है, बकल कैविटी में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है यानी छोटी आंत में होता है। शर्करा का पाचन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो शर्करा का पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट ही तो होती है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में पाया जाता है। स्टार्च जो होता है वो टाइलिन, अब ये टाइलिन एंजाइम है ये एक, और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी लार में पाया जाता है, सैलिवा में पाया जाता है, और ये टाइलिन के साथ क्रिया करके माल्टोज बना देता है। ठीक है, इसने क्या किया, जब हमने स्टार्च में मान लिया चावल खाए, ठीक है, चावल खाने के बाद उसमें स्टार्च था जिसने लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन के साथ क्रिया करके माल्टोज बना लिया। माल्टोज भी एक शर्करा का ही नाम है। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। माल्टोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, लैक्टोज भी होता है। इनके बारे में अलग डिस्कशन करेंगे। अब 30% ही कार्बोहाइड्रेट को बदल सकता है टाइलिन। क्यों? क्योंकि बाकी का खाना जो होता है वो अंदर चले जाता है, या तो फिर आप 32 बार चबा करके खाना खाएं। साइंस के अकॉर्डिंग 32 बार खाने को चबा करके खाएंगे तब वो आपका पूरा का पूरा पाचन में बदल जाएगा यानी माल्टोज में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 30% कार्बोहाइड्रेट को ही बदल सकता है टाइलिन। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो आपने खाया वो खाना जो अंदर चला गया आपका 30% तो आपका माल्टोज में बदल गया। ठीक है, अब बाकी जो आपका पहुंचा 70% स्टार्च वो आपका पहुंचा अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में क्या है? इमाइलेज एंजाइम है। इमाइलेज एंजाइम के द्वारा वो फिर से आपका माल्टोज में बदल गया। ठीक है, अब ये आपका स्टार्च नहीं रहा, अब ये आपका रहा माल्टोज। ये माल्टोज आया तो ये आंतीय रस के द्वारा यानी कि आंतीय रस के द्वारा ये किस में बदल गया? आपको ग्लूकोज में बदल गया। अब फिर इसका पाचन जो है वो संभव हो जाएगा। यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे। वसा का पाचन जो है हमारा दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला मेरा कोई नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, वो भी जाकर के देख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? स्टार्च में पाया जाता है। स्टार्च जब हमारे मुंह में जाता है तो वहाँ पर हमारी लार के अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो वो टाइलिन एंजाइम मौजूद होता है जो कि 30% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है। बचा कितना? बचा आपका 70%, और 70% जो होता है आपका अग्नाशय में जाएगा यानी कि आपकी छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत अग्नाशय में जाएगा। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? इमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि आपका क्या करता है? इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये हो गया माल्टोज। माल्टोज आंतीय रस के द्वारा ग्लूकोज में बदल जाएगा। यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो आपका बकल कैविटी में होता है और छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन आपका केवल छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन आपका आमाशय में होता है और साथ में छोटी आंत में भी होता है। यहाँ पर अग्नाशय के बारे में बात कर ली थी। ये सबसे लंबी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि अग्नाशयी रस इसमें पाया जाता है और अग्नाशयी रस कई सारे एंजाइमों का मिश्रण होता है। एक उसमें होता है लाइपेज एंजाइम, एक होता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम, एक होता है इमाइलेज जिसका बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के बारे में, पित्तरस इसमें एकत्रित होता है। बाइल जूस यानी कि पित्तरस पाचन में मदद करता है और पित्तरस को कौन बनाता है? तो पित्तरस को यकृत बनाता है। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो वो यकृत है और ये है क्या? ये आपकी सहायक पाचन अंग है। सहायक पाचन अंग है, यकृत है, अग्नाशय है और पित्तरस का निर्माण भी आपका यकृत करता है। पीएच वैल्यू पित्तरस की 7.2 से 7.4 होती है। हल्का क्षारीय होता है, इसका कलर पीला हरा होता है। बिलीरुबिन के कारण पीला होता है। ब्लू वर्डन एक रंजक है, इन दोनों के कारण ये होता है हरा होता है। बिलीरुबिन अधिक हो जाता है तो कहते हैं कि पीलिया हो गया है। ब्लू वर्डन अधिक हो जाता है तो बोला जाता है कि काला पीलिया हो गया है। एनएस मल निष्कासित करता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, बड़ी आंत के बारे में। 3 भाग होते हैं, अंधनाल, बृहदांत और मलाशय। जो बृहदांत है जल के अवशोषण में मदद करता है और इसी के अंदर आपका एक सहजीवी इकोलाई जीवाणु पाया जाता है जो कि विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन B12 के निर्माण में भी मदद करता है। मलाशय की बात की जाए, यह अस्थायी मल को कुछ समय के लिए स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पर आएगी विलाई की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। विलाई यानी कि दीर्घरोम यानी कि रसांकुर, ये होते हैं आपकी छोटी आंत के मध्य नाल में उपस्थित होते हैं और छोटी आंत की मध्य नाल में ही सबसे ज़्यादा पानी का अवशोषण होता है। और विलाई जो होते हैं उनका आकार भी मैंने आपको बता दिया था, वो उंगली नुमा आकार होता है इनका। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मात्रा ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर अवशोषण भी पानी का किया जा रहा है और ये अपने सतही क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं और सबसे ज़्यादा अवशोषण कर लेते हैं। रक्तवाहिनी किसे कहते हैं? तो जिनके अंदर रक्त का प्रवाह होता है वह आपके रक्तवाहिनी कहलाते हैं। और भोजन रसांकुर यानी कि विलाई में विसरण के जरिए से जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो होती है सबसे बड़ा भाग है पाचन नाल का एंड ये 3 भाग होते हैं। इसका अग्रनाल जो कि आपको भोजन में मदद करता है, बाकी के 2 भाग जो होते हैं पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। सर्वाधिक अवशोषण पचे हुए भोजन मध्य नाल में होता है, यानी कि पानी का अवशोषण तो आपकी बड़ी आंत करती है और यहाँ पर भोजन का अवशोषण आपकी छोटी आंत करती है। अवशोषण में मदद करता है, पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद कौन करता है? आपकी छोटी आंत करती है। उसका मध्य नाल और शेष नाल, उसमें भी मध्य नाल सबसे ज़्यादा करता है और अग्रनाल जो होती है भोजन के पाचन में मदद करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।